हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस विद सतीश। आज पिछले क्लास में हम लोगों ने फंक्शन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिया था और देखा था कि अपने इस पाइथन में फंक्शन को किस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं और उसको कैसे कॉल कर सकते हैं, यानी फंक्शन डेफिनेशन एंड कॉलिंग ऑफ फंक्शन। ये दो चीज़ें हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था। उसी वीडियो का ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग थोड़ा आगे का डिस्कशन करेंगे कि पाइथन फंक्शन जो हम डिफाइन करते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम में, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके कॉल करने का तरीका क्या होता है, यानी इंटरप्रेटर किस तरह से उसको मैनिपुलेट करता है। इस फंक्शनैलिटी को अगर आप समझेंगे तो आपको फंक्शन को समझना ओवरऑल बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। पिछले क्लास में आपको ध्यान होगा हमने डिफाइन किया था फंक्शन को डेफ कीवर्ड के साथ। लिखा था हमने डेफ, फंक्शन का नाम अगर हमने लिखा ग्रीट और कोलन लगा दिया और हमने कुछ फंक्शन की बॉडी लिखी थी जो कि 2 लाइन 3 लाइन जो आप लिखना चाहें वो फंक्शन की बॉडी हो जाएगी। और इसके बाद आपका यहां पर मेन शुरू होता है। ठीक है, ग्रीट। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि ये क्या हो गया, फंक्शन को कॉल करना, और ये हो गया फंक्शन को डिफाइन करना। ठीक है, तो फंक्शन को जो हमने कॉल किया है ये हो गया। आप देखेंगे यहां पर हमारा क्या खत्म हो गया, फंक्शन की बॉडी, और यहां पे आ गया हम पहला लाइन हमारा जिसे हम मेन कहते हैं। ठीक है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन, यानी आपके पाइथन प्रोग्राम का जो मेन है वो यहां से शुरू होता है। यानी सारे फंक्शन के बॉडी के बाहर जितना भी फंक्शन डिफाइन करना है, मोर देन वन आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और उसकी बॉडी के बाहर ग्रीट फंक्शन या जो भी आपको फंक्शन के लाइंस लिखने हैं आप लिख सकते हैं। तो आपका इंटरप्रेटर कैसे काम करता है, सबसे पहले वो ये लाइन चेक कर लेता है, यानी पहला लाइन चेक कर लेता है कि कोई एरर तो नहीं है। उसके बाद दूसरा लाइन ये रन होता है और इसके बाद रेस्पेक्टिवली कंटिन्यूअसली तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से आपके सारे लाइंस 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर यहाँ पे हम पहला लाइन लिखते हैं, अपने मेन में हमने पहला लाइन लिख दिया, क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया जो कि पिछले क्लास में भी लिखा था हमने, प्रिंट हेलो, और दूसरा लाइन लिख दिया हमने प्रिंट। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, और इसके बाद हमने इस ग्रीट फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, तो अब इंटरप्रेटर क्या करेगा, सबसे पहला लाइन ये देखेगा कोई एरर तो नहीं है, आगे बढ़ेगा। सेकंड लाइन वो इसको ट्रीट करेगा, बॉडी को ट्रीट नहीं करता, बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करता, क्योंकि फंक्शन कॉल होने के बाद ही बॉडी एग्जीक्यूट होती है। तो यहाँ पर सेकंड लाइन हो जाएगा यानी हेलो प्रिंट हो जाएगा। अगर ये बॉक्स मान लें हम आपके इंटरप्रेटर का आउटपुट का, तो ये पहला लाइन हेलो, दूसरा क्या होगा, फंक्शन कॉलिंग, जो भी आपने लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा, और तीसरा लाइन होगा ग्रीट। तो अब कैसे होगा, देखो यहां से कर्सर कैसे चला जाएगा, यहां पर चला जाएगा। ठीक है ना, अब फिर यहां पर ये पहला लाइन, दूसरा लाइन और तीसरा लाइन जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा, और फिर यहां से फंक्शन वापस आ जाएगा यहां पर, और इसके बाद नीचे कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर एक फंक्शन का। तो एक से अधिक फंक्शंस भी आप इसके ऊपर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है स्टेटमेंट, ये आप कहीं नोट कर लीजिए, यहां से जो स्टेटमेंट शुरू हो रहा है सारे बॉडी के बाहर, इसको हम टॉप लेवल स्टेटमेंट भी कहते हैं। टॉप लेवल स्टेटमेंट क्यों कहते हैं टॉप लेवल स्टेटमेंट, इसलिए क्योंकि आपका जो इंटरप्रेटर है वो यहीं से काम करना शुरू करता है, उसके लिए यही टॉप है। इसके पहले आपने भले 4-5 फंक्शन भी बनाए होंगे, लेकिन वो कॉल एग्जीक्यूशन कहां से करेगा, टॉप लेवल स्टेटमेंट से, जो कि ये होता है पहला तो लाइन डेफिनेशन वाला हो गया, और उसके बाद आपका ये पहला स्टेटमेंट होता है, इसलिए इसको टॉप लेवल स्टेटमेंट भी हम कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, कि किस तरह से फंक्शन हमारा रन होता है। ठीक है, अब एक सिंपल सा प्रोग्राम बना करके हम लोग जल्दी से देखते हैं कि आगे आर्गुमेंट और पैरामीटर किसे हम कहते हैं। ठीक है, तो अभी आपको हम बता देते हैं कि आर्गुमेंट और पैरामीटर किसे कहा जाता है। तो इसको जानने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं। फिर से 2 टर्म है,
पहला टर्म है आर्गुमेंट और दूसरा टर्म है पैरामीटर। आर्गुमेंट और पैरामीटर कई बार एग्जाम में पूछा गया है आर्गुमेंट किसे कहते हैं, पैरामीटर किसे कहते हैं। तो इसको हम इस प्रोग्राम से समझ लेते हैं कि आर्गुमेंट और पैरामीटर किसे कहा जाता है। तो एक फंक्शन बनाते हैं छोटा सा हम, जिसमें हम बनाते हैं सम डेफ सम ए बी, ठीक है, और कोलन लगा दिया हमने और यहाँ लिख दिया x इक्वल टू ए प्लस बी और यहाँ लिख दिया हमने प्रिंट x, ठीक है। और इसके बाद अपना टॉप लेवल स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे तो यूजर से इनपुट लेते हैं, हम डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं लेकिन यूजर से इनपुट लेते हैं। क्या लेते हैं, num1 इक्वल टू int इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। और इसके बाद num2 int इनपुट सेकेंड नंबर, ठीक है, int इनपुट सेकेंड नंबर लिख दिया हमने। तो क्या हो जाएगा, और इसके बाद पहला नंबर इनपुट होगा, num2 में दूसरा नंबर इनपुट हो जाएगा और इसके बाद हम फंक्शन कॉल कर लेते हैं। क्या लिखते हैं, सम num1 num2, ठीक है। तो अब देखो ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया आपका। अब ये रन कैसे होगा, पहला लाइन तो ये हेडर चेक हो जाएगा, कोई एरर ना हो। फिर आपका जो टॉप लेवल स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो पहला लाइन num में इनपुट लेगा, मान लो हमने 10 दे दिया, दूसरे बार num2 में इनपुट लेगा, मान लेते हैं आपने 20 दे दिया, और फिर एग्जीक्यूट होगा सम num1 num2 के साथ। num1 a में कॉपी हो जाएगा और num2 b में कॉपी हो जाएगा। तो a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 20 और x इक्वल टू a प्लस b यानी 10 प्लस 20 30, तो x की वैल्यू 30 प्रिंट हो जाएगी। तो ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब इसमें आर्गुमेंट किसे कहते हैं और पैरामीटर किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसमें आर्गुमेंट कौन सा है और पैरामीटर कौन सा है, ठीक है। तो आप ध्यान कर लीजिए और याद कर लीजिए इसको कि यहाँ पर देखिए जो num1 और num2 पास किया गया है फंक्शन को कॉल करते समय, तो इसे हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट, ठीक है। जो वैल्यू फंक्शन कॉल के समय पास किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट। और जो वैल्यू फंक्शन के हेडर या फंक्शन के डेफिनेशन में होता है यानी a और b क्या कहलाएगा, पैरामीटर। तो इस प्रोग्राम के रेफरेंस में हमारा जो आर्गुमेंट है वो num1 और num2 है और पैरामीटर हमारा a और b, ठीक है। num1 a में पास होगा और num2 b में पास होगा, यानी फंक्शन कॉल के समय जो यूज होता है वो आपका हो गया आर्गुमेंट और जो फंक्शन हेडर में यूज होता है वो आपका हो गया पैरामीटर, ठीक है। तो इतने कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो आर्गुमेंट हम पास करते हैं वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं, यानी आर्गुमेंट इन पाइथन कैन बी वन ऑफ दीज वैल्यू टाइप्स। यानी ये जो आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं वो किस किस टाइप का हो सकता है, यानी टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं जो हम पास कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कितने टाइप के आर्गुमेंट होते हैं। तो आर्गुमेंट 3 टाइप के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स। पहला है टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट। तो इसमें पहला हो गया लिटरल, LITERALS, लिटरल, ठीक है। दूसरा हो गया वेरिएबल्स और तीसरा हो गया एक्सप्रेशंस। यानी क्या क्या पास कर सकते हैं हम, लिटरल, वेरिएबल और एक्सप्रेशन। ये 3 चीजें एज अ आर्गुमेंट हम पास कर सकते हैं। जैसा कि आपने सम बनाया है तो सम में हम क्या पास कर सकते हैं, जब हम लिखते हैं सम 10, 20, तो ये क्या कहलाता है, लिटरल, क्योंकि हम कांस्टेंट वैल्यू को पास कर रहे हैं। आपने टोकन्स पढ़ा है, आपको ध्यान होगा कि हमारे टोकन में 5 चीजें होती हैं, उसी में एक है आपका लिटरल। तो 10 और 20 क्या कहलाएगा, लिटरल।
लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने पास किया था num1 और num2, हमने यूजर से इनपुट लिया था num1 और num2, तो वेरिएबल भी हम पास कर सकते हैं, यानी सम num1 और num2। ठीक है, तो पहला हो गया लिटरल, दूसरा हो गया वेरिएबल, और तीसरा हम एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हैं। तो एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने लिख दिया सम और यूजर से एक इनपुट लिया हमने num1 और एक हमने पास कर दिया num1 प्लस 10। ठीक है, तो अगर यूजर ने 10 दिया तो 10 और num1 प्लस 10 मतलब 20, तो 10 और 20 पास हो जाएगा वहां पे। ठीक है ना, तो यहां पे आप एक्सप्रेशन, तो ये num1 प्लस 10 क्या कहलाएगा, एक्सप्रेशन। तो आप लिटरल भी पास कर सकते हैं, वेरिएबल भी पास कर सकते हैं और एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हैं, और इसका मिक्सचर भी पास कर सकते हैं। मिक्सचर का मतलब क्या हुआ, देखो num1 और num1 प्लस 10, तो num1 तो तुम्हारा वेरिएबल हो गया और num1 प्लस 10 क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। तो वेरिएबल और एक्सप्रेशन दोनों चीजें फंक्शन के आर्गुमेंट में एज अ आर्गुमेंट पास की जा सकती हैं, जिस पर कि फंक्शन ऑपरेट करता है। ठीक है, तो ये तो आपको हमने बता दिया टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट, कौन कौन से टाइप के आर्गुमेंट आप फंक्शन में पास कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ लिखते जाइएगा और रिवीजन करते रहेंगे तो आप बहुत आसानी से आप चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो पैरामीटर पास होता है, यानी पासिंग पैरामीटर। पासिंग पैरामीटर, पासिंग पैरामीटर, तो पैरामीटर जो हम पास करते हैं उसमें भी 3 टाइप्स होते हैं। पाइथन सपोर्ट्स 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मल आर्गुमेंट या पैरामीटर। 3 तरह का आर्गुमेंट या पैरामीटर सपोर्ट करता है। वो कौन कौन से 3 तरीके हैं, पहला है पोजिशनल आर्गुमेंट, पोजिशनल आर्गुमेंट, दूसरा डिफॉल्ट वैल्यू, और तीसरा कीवर्ड और नेम आर्गुमेंट। चलिए तो देख लेते हैं कि ये 3 चीजें क्या है, पोजिशनल आर्गुमेंट, डिफॉल्ट वैल्यू और कीवर्ड आर्गुमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, फटाफट आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला है पोजिशनल आर्गुमेंट। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, आपने फंक्शन कॉल किया सम 10, 20, ठीक है, और फंक्शन कुछ इस तरह दिख रहा था आपका, डेफ सम a, b, कोलन लगाया आपने, x इक्वल टू a प्लस b किया और प्रिंट कर दिया, मान लो आपने x। ठीक है ना, तो ये इधर से लिखते हैं क्योंकि ये हमारा टॉप लेवल स्टेटमेंट है, सम 10 और 20 लिख दिया हमने। ठीक है ना, तो अब हम बात कर रहे हैं पहले की, जिसे हम पोजिशनल आर्गुमेंट कह रहे हैं। पोजिशनल आर्गुमेंट का मतलब इतना हुआ कि जिस सीरीज में हम वैल्यूज को पास करते हैं उसी सीरीज में पैरामीटर में एक्सेप्ट होती है। आर्गुमेंट और पैरामीटर आप जान गए, आर्गुमेंट किसे कहते हैं, जो फंक्शन कॉल में यूज होता है, और पैरामीटर जो फंक्शन हेडर में यूज होता है। ठीक है ना, तो 10 और 20 जो है आपका, वो हो गया आपका आर्गुमेंट, और ये a और b क्या हो गया आपका, पैरामीटर। तो 10 a में और 20 b में पास हो जाएगा सीक्वेंस में रेस्पेक्टिवली, इसीलिए इसे हम कहते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट। तो हमने अभी क्या पास किया यहाँ पे, ये क्या कहलाएगा, किस टाइप का आर्गुमेंट, पोजिशनल आर्गुमेंट कहलाएगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि 10 पहले वाले में और 20 दूसरे वाले में अगर आगे रहता है इस तरह से, तो 1 बाय 1 वो कॉपी हो जाता। तो ये तो एग्जांपल आप दे सकते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट का। इसी में दूसरा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट का, या डिफॉल्ट वैल्यू, या डिफॉल्ट आर्गुमेंट किसे कहते हैं हम। ठीक है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट ज्यादा सही वर्ड रहेगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट। और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट होता क्या है और इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट का मतलब यह हुआ कि जब कोई आर्गुमेंट हम पास न करें तो फंक्शन हेडर अपने आप फंक्शन कोई वैल्यू
पे काम करे अपने आप मान करके, ठीक है। कैसे, इसका कॉन्सेप्ट समझिए क्या होता है। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मतलब होता है जब हम पास नहीं करते तो वो वाली वैल्यू यूज हो जाती है, ठीक है। तो जैसे आप अच्छे से जान लीजिए, किसी भी फंक्शन हेडर में अगर 3 पैरामीटर हैं तो फंक्शन कॉल करते समय आपको तीनों पैरामीटर देने होंगे। अगर आप एक भी पैरामीटर नहीं देते हैं तो फंक्शन कॉल नहीं होगा, एरर आएगा। क्यों? क्योंकि अगर फंक्शन 3 आर्गुमेंट पे काम करता है या 3 पैरामीटर पे काम करता है तो आपको 3 पैरामीटर देने ही होंगे। अगर आप 2 पैरामीटर देते हैं तो वो काम नहीं करेगा। जैसे एक फंक्शन हम बनाते हैं डेफ सम a, b, c, और यहां पे हमने लगा दिया कोलन, और यहां पे लिख दिया x इक्वल टू a प्लस b प्लस c, और यहां लिख दिया प्रिंट x, ठीक है। और यहां लिखते हैं हम सम 10, 20 और 30, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सम 10, 20, 30 लिखा हमने तो रेस्पेक्टिवली 10a में, 20b में और 30c में चला जाएगा, तीनों का सम होगा। x की वैल्यू तीनों का सम आ जाएगा 30, 20, 50, 60, x की वैल्यू 60 हो जाएगी और x प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहें कि यहाँ पे सम 10 और 20 पास कर दें और दोनों का सम हमें मिल जाए तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा। काम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम 10, 20 पास कर रहे हैं, वहां c में भी आर्गुमेंट चाहिए। 10 तो a में चला जाएगा, 20 b में चला जाएगा, c के लिए आर्गुमेंट मिसिंग है, इस वजह से यहाँ पे एरर आ जाएगा। लेकिन डिफॉल्ट आर्गुमेंट की मदद से हम लोग 3 वेरिएबल के फंक्शन को 2 वेरिएबल पास करके भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यहां पे देखिए हमने लिख दिया c इक्वल टू 0, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट आर्गुमेंट। यहां इस फंक्शन के लिए c का डिफॉल्ट वैल्यू 0 हो गया, यानी अगर हम पास नहीं करेंगे तो c की वैल्यू क्या रहेगी? 0। तो अब देखिए यहां पर ये फंक्शन जब लिखते हैं हम सम 10, 20, तो 10 a में चला जाएगा, 20 b में चला जाएगा, और c हमने पास नहीं किया है तो एरर नहीं आएगा। c की वैल्यू वो 0 मान करके ऑपरेशन कर देगा, यानी 10 प्लस 20 प्लस 0 वैल्यू आएगी 10 प्लस 20 यानी 30, और x 30 के साथ रिटर्न हो जाएगा, यानी आपका काम हो जाएगा। 3 वेरिएबल के फंक्शन में 2 वेरिएबल पास करके भी काम हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने वैल्यू पास कर दिया सम 10, 20, 30 यानी 30 भी पास कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? 0 ओवरराइट हो जाएगा, यानी अब c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30। तो 10 प्लस 20 प्लस 30 कैलकुलेशन होगा और आउटपुट आपके सामने आ जाएगा। तो डिफॉल्ट वैल्यू में अगर वैल्यू पास नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू जो आप देना चाहते हैं आप दे दीजिए, वो यूज हो जाएगा। लेकिन वैल्यू अगर पास कर देते हैं आप, तब क्या होगा? तब जो डिफॉल्ट आपने दिया हुआ है वो ओवरराइट हो जाएगा। तो आपने 30 दे दिया तो वो ओवरराइट हो जाएगा और उसकी नई वैल्यू 30 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक ही फंक्शन को कई तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, उसका फॉर्मूला मान लेते हैं p इंटू आर इंटू टी होता है, ठीक है। तो अब वहां पे मान के चलते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, यूजर नहीं देना चाहता जो, लेकिन भाई आप जो फंक्शन बनाएंगे वो ऐसा बनाएंगे जो किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे काम करे, किसी एक के लिए आप नहीं चाहेंगे। तो आप जो फंक्शन बनाएंगे वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, डेफ इंटरेस्ट ही मान लीजिए नाम दे दिया आपने इंटरेस्ट, और यहां दे दिया आपने पी आर या पी दे दिया, टी दे दिया और आर इक्वल टू 10 कर दिया, ठीक है ना। और उसके बाद ये तो फंक्शन का हेडर हो गया। अब इसके बाद जब फंक्शन को आप कॉल करेंगे तो वहां पे जो फंक्शन कॉल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, इंटरेस्ट यहां पे पास कर दिया 1000, टाइम पास कर दिया 5 और रेट ऑफ इंटरेस्ट पास कर दिया 20। तो ये कैसे काम करेगा? 1000, 5 और r की वैल्यू 20 हो जाएगी, ठीक है। तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट यूज नहीं हुआ। लेकिन कोई चाहता है नहीं हम पास ना करें, हमको जो डिफॉल्ट वैल्यू है उसी पे काम हो, तो क्या होगा? 1000, 5 और 10 के लिए ये फंक्शन आपका काम कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट को यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वैल्यू कुछ डिफॉल्ट होनी चाहिए, यूजर न दे तो भी प्रोग्राम रन कर जाए, तो आप इस डिफॉल्ट आर्गुमेंट का आसानी से यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसी में एक और है लास्ट, कीवर्ड और नेम्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड और नेम्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड और नेम्ड आर्गुमेंट,
ठीक है, ये क्या होता है कीवर्ड और नेम्ड आर्गुमेंट। ये भी देखिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको बताते हैं, बहुत आसानी से समझ में आएगा। पाइथन में ये यूज होता है, ठीक है, कीवर्ड या नेम्ड आर्गुमेंट। जैसे अभी आपने एग्जांपल लिया था डेफ इंटरेस्ट, ठीक है, उसके बाद आपने लिखा पी टी और आर, ठीक है, प्रिंसिपल, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आर, इतना लिख दिया। अब मान लेते हैं यूजर इस फंक्शन को कॉल करना चाहता है, ठीक है, तो आसान तरीका है, क्या लिखेगा वो, इंटरेस्ट, जो कि नाम इंटरेस्ट दे दिया उसने, और पी टी आर रेस्पेक्टिवली पास कर दिया, 1000, टाइम पास कर दिया 10 इयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट पास कर दिया 15 ईयर। तो कैलकुलेशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आएगा जब यूजर को ये याद न हो कि ये किस सीक्वेंस में दिया गया है। प्रिंसिपल, टाइम और रेट, ये तीन चीजें तो हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए पैरामीटर, ये तो यूजर को पता है, लेकिन किस सीक्वेंस में है ये नहीं पता है। तब ये हमारा जो कीवर्ड या नेम्ड आर्गुमेंट है काम आता है, क्योंकि सीक्वेंस नहीं पता रहेगा आपको, पी आर और टी ये तो है, लेकिन किस सीक्वेंस में है। अगर आप डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पे 1000 और 10 और 15, तो 1000 टी में कॉपी हो जाएगा, क्योंकि ये पोजिशनल आर्गुमेंट है, तो 1000 टी में कॉपी हो जाएगा, 10 टी में कॉपी हो जाएगा और 15 आर में कॉपी हो जाएगा, ठीक है। आपको नहीं पता है, आपको याद नहीं है किस सीक्वेंस में है, और आप भूल गए और आपको लगा कि नहीं, हमको याद आ रहा है कि पहले प्रिंसिपल है, फिर रेट है, फिर टाइम है, तो आपने उसी अंदाज पे दे दिया 1000 और फिर रेट दे दिया आपने 15 और फिर टाइम दे दिया 10। लेकिन ऊपर तो कुछ और कहानी है, ऊपर था प्रिंसिपल, टाइम और रेट, और आपने दे दिया अपने हिसाब से प्रिंसिपल, रेट और टाइम। लेकिन वो तो समझेगा नहीं, कब इंटरप्रेटर आपका, वो तो सीधा काम करेगा पोजिशनल आर्गुमेंट में, वो पहली वैल्यू पी में, दूसरी वैल्यू टी में और तीसरी वैल्यू आर में कॉपी कर देगा, और जो रिजल्ट आएगा वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेट टाइम हो गया है और टाइम रेट हो गया है, ठीक है। तो इस भूल से बचने के लिए अगर आपको शंका है कि भाई क्या आर्गुमेंट का सीक्वेंस है वहां नहीं पता है, तो आप कीवर्ड और नेम्ड आर्गुमेंट को यूज कर सकते हैं, यानी आप सीधा सीधा वेरिएबल के नाम के साथ लिख दीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। आपको क्या लिखना है, आपको याद नहीं है ऊपर क्या सीक्वेंस है, लेकिन आप पहले पी देना चाहते हैं तो पहले पी दे दीजिए, फिर रेट देना चाहते हैं तो रेट दे दीजिए, और फिर टाइम देना चाहते हैं तो टाइम दे दीजिए। हमने नाम दे दिया, यानी पी दे दिया, आर दे दिया और टी दे दिया, तो अब क्या होगा, पी पी में चला जाएगा, आर आर में चला जाएगा और टी टी में चला जाएगा, तब सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है, समझ में आ रहा है। दैट इज कॉल्ड कीवर्ड और नेम्ड आर्गुमेंट। जब आपको सीक्वेंस नहीं याद है तो आप नाम के साथ भी आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं और उस तरीके से वो पैरामीटर काम करता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, तीनों कीवर्ड आर्गुमेंट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट और पोजिशनल आर्गुमेंट, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं इसके आगे। बार बार आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप पढ़ें तो कॉपी पेन के साथ पढ़ें, कॉपी पेन ले करके पढ़ें, ताकि कहीं कंफ्यूजन हो तो आप उसको लिखे रहें, और अगर कहीं डाउट होता है आपको पूरे वीडियो में तो आप कमेंट करके आप सवाल पूछ सकते हैं। उम्मीद है आप कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दिया जाए, ठीक है। तो ये तो वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसके बाद थोड़ी सी चीज़ और बच रही है, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक वीडियो मोस्ट प्रोबेबली और आएगा इस फंक्शन के लिए। पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसके सीक्वेंस में पहला वीडियो देखिएगा, उसका भी लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ भी देखिए। और आपको लगता है कुछ पूछना चाहिए तो कमेंट कीजिए। उम्मीद है आप लर्निंग एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।